हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 3.1 और चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 9th क्लास में आपने थोड़ा पढ़ भी रखा है इस टाइप से। इसमें जो टॉपिक्स आएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल है, गाना सुना होगा आपने, सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल है, गोलमाल है, वही सब गोलमाल है। तो यहाँ पर ये समझना, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चलना तो सीधे ही है इसमें, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें क्या करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। तो जब भी मैं इस चैप्टर को देखता हूँ तो मुझे वही याद आ जाता है, सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल है, गोलमाल है। अब यहाँ देखो बेटा, आज से स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स, यानी कि आज स्टार्ट हो रही है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि बस एक स्क्रू ड्राइवर ले लिया, कि कोई पंखा खोल दिया, कोई मोटर खोल दिया, इसमें ऐसा कुछ सिखा रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं, ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये मैकेनिक्स जो फिजिक्स की एक ब्रांच है उसी कैटेगरी में आता है। तो कई बार जब हम बोलते हैं हम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो बच्चे सोचते हैं आज तो सर मैकेनिक बना ही देंगे किसी ना किसी चीज़ का। तो ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई मैकेनिक नहीं बनाने जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें देखना है कि मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, क्या कंडीशन है, मोशन में है तो कैसे मोशन में है, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो वो चीज़ें या वो टॉपिक्स जिसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में, मोशन में, ऑब्जेक्ट के रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो कहलाती है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में क्या है, मैकेनिक्स की भी कुछ सब ब्रांचेस हैं, उसके भी और डिवीजन है। तो देख रहे हो मैकेनिक्स में जो पहला पॉइंट लिखा वो लिखा है मैंने स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, स्टैटिक वर्ड से समझ में आ रहा होगा क्या है, स्टेशनरी या रेस्ट में। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप ऑब्जेक्ट रेस्ट में है जबकि उसमें फोर्स लग रहे हैं, फिर भी वो रेस्ट में है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे हो गया भाई, ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है फिर भी वो रेस्ट में है, जबकि लगता है फोर्स लगेगा तो मूव करेगा। तो उसको आप ऐसे समझें, जैसे किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये कोई टेबल है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो, तो इस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इस टेबल पर आप वेट लगाएगा। इसका वेट किस पे लग रहा होगा, टेबल पर, यानी टेबल पर रखा है तो टेबल पर वो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो वेट की वजह से एक फोर्स लगा रहा होगा। तो टेबल इस ब्लॉक पर यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर एक अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा, इसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, या आपने पढ़ा होगा एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने टेबल पर फोर्स लगाया, टेबल ने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दिया। अब फोर्स तो लग रहा है, वेट इज अ फोर्स, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन इसकी भी न्यूटन होती है। तो आप इस कंडीशन में देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह रखा हुआ, ये कहीं मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह रखा, कहीं मूव नहीं कर रहा, जबकि इस पे फोर्स लग रहे हैं, यानी कि वेट इज अ फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इज अ फोर्स, उसके बाद भी रेस्ट में। तो ऐसी कंडीशन यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उस पर फोर्स भी लग रहा है, उसके बाद भी वो रेस्ट में है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो कहलाता है स्टैटिक्स। फिर आता है सेकंड नंबर, मैकेनिक्स की एक दूसरी ब्रांच है, वो है हमारी काइनेमैटिक्स। आप देखोगे जो आपके कई बुक्स में जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उससे पहले लिखा हुआ है, उस यूनिट का नाम लिख रखा है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में क्या होता है, हम इसमें ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो मोशन में कैसे आया, उस पर फोर्स लगा, कैसा फोर्स लगा, कांस्टेंट, वेरिएबल, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हम सिर्फ ये पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में है या चल रहा है तो रुक गया, कैसे रुका, किसी ने फोर्स लगाया, वो बात नहीं करेंगे, यानी कि फोर्स का उसमें कंसीडरेशन नहीं होगा। अब आपको जो है मैं एग्जांपल बताऊं, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के 9th क्लास में क्वेश्चन करे हो,
तो क्या होता था, हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है, उसमें इतना एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा इतने टाइम में। पर यहाँ पर कहीं बात नहीं की कि वो रेस्ट में था या चलने लगा तो उसमें फोर्स लगा या नहीं लगा, तो वो अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो कैसे चल रहा है, या फोर्स लगाने पे चल रहा है। कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन में जो आपने क्वेश्चन किए वहां कहीं भी ये बात नहीं आ रही थी कि ये ऑब्जेक्ट रुका तो क्यों रुका, इस पे फोर्स लगा, किस टाइप का फोर्स लगा। उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट रुक गया, इतने टाइम के बाद रुक गया, या रेस्ट में था, उन्होंने कहा ये मोशन में आ गया। तो मोशन में कैसे आ गया, किसी ने फोर्स लगाया, उसके बारे में तो उसमें कोई डिटेल नहीं दे रखा था। तो उस कंडीशन को समझना है कि जब आप ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कैसे मोशन में आ रहा है, कैसे रेस्ट में आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है या क्या कंडीशन हो रही है। जब हम इस चीज को पढ़ते हैं, यानी कि फोर्स को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ हम उसके मोशन के बारे में पढ़ते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, कितने टाइम में फाइनल वेलोसिटी, इसमें वो आता है हमारा काइनेमेटिक्स में। फिर थर्ड हम पढ़ते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या होता है, डायनामिक्स में भी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर हम ये भी देखते हैं कि वो मोशन में आया तो कैसे मोशन में आया, उस पर फोर्स लगा, किस टाइप का फोर्स लगा, कांस्टेंट फोर्स लगा या वेरिएबल फोर्स लग रहा है। इतने बात समझ में आया, यानी कि डायनामिक्स में भी हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, किस फोर्स ने उसे मूव कराया, किस टाइप का फोर्स था, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन डायनामिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि उस पर किस टाइप का फोर्स लग रहा है, वो उसकी स्पीड बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ये सारी चीज़। इतना क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें आपको मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में बहुत सारे आपके चैप्टर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको ये पॉइंट बता दिए कि मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो जो मोशन से रिलेटेड चैप्टर्स होंगे वो आपके मैकेनिक्स की कैटेगरी में आते हैं। इतना क्लियर हो। फिर बच्चों हम पढ़ते हैं रेस्ट एंड मोशन। नेक्स्ट क्या है, रेस्ट और मोशन। थ्योरेटिकल लेक्चर है, इसमें कोई ज़्यादा डेरिवेशन कुछ नहीं है, तो आपको इन चीज़ों को समझना है। फिर इसके बाद जब स्टार्ट होगा तब हमारा आगे का, तब उसमें हम डेरिवेशन करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, कैलकुलस मेथड से करेंगे, और भी जो चीज़ चैप्टर में दे रखा वो करेंगे। तो रेस्ट और मोशन क्या होता है, रेस्ट और मोशन तो लगता है भाई कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रेस्ट में, चल रहा है तो मोशन में। लेकिन अब आपको समझना है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तब भी हम उसे रेस्ट में बोलेंगे, रुका हुआ होगा तो उसे मोशन में बोल सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया, जनरल तो दिमाग में ही आता है, रुका हुआ है तो रेस्ट में, चल रहा है मोशन में। एक्चुअल में जब हम रेस्ट और मोशन के 11th क्लास में आ गए उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पर ये जो रेस्ट और मोशन है ये रिलेटिव टर्म्स कहलाती है। रिलेटिव टर्म का मतलब ये हो गया, देखिए अब हम कह रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा या मैं आपसे बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में रेस्ट में और मोशन में दोनों में हो सकता है, तो इंस्टेंटली सोच के तो लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, या तो वो रेस्ट में होगा या वो मोशन में होगा, दोनों में कैसे हो सकता है। अब उसका एग्जाम्पल समझिए, कोई पर्सन है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन में वो बैठा हुआ है, उसके आसपास उसके फ्रेंड बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हैं, बोले भाई आराम से बैठे हो भैया, हाँ बोले सीट वीट मिल गई, बोले अरे बड़ा कंफर्टेबल है, बिल्कुल आराम से बैठे, रेस्ट, ठीक है अब तो भैया आराम करेंगे, बस अब तो थोड़ा आराम से बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तभी घर से फोन आ जाता है, तो वो घर पे क्या बोलता है, बस हम जा रहे हैं, हम चल रहे हैं। अब जो ट्रेन में बैठे हैं उसके साथ, उससे तो वो ये कह रहा है कि भाई आराम से बैठा हूँ, अब तो थोड़ी देर सोच रहा हूँ सो ही लूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीट वीट मिल गई। लेकिन जैसे ही फोन आता तो क्या बोला, चल रहे हैं, हम बस पहुंचने वाले हैं, यानी कि चल रहे हैं, अपने आप को मोशन में बता रहा है, और वहां वो रेस्ट में बता रहा है। तो यहां ये समझना है कि रेस्ट और मोशन, जैसे मैंने बोला, रिलेटिव टर्म्स हैं। जब उसके घर से फोन आया तो वो घर जा रहा था अपने, तो इसीलिए वो बोल रहा था कि हम चल रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जहां से फोन आया है और वो ट्रेन में बैठा है, तो उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, या वो घर से दूर जा रहा है तब डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है, या तो वो घर से दूर जा रहा होगा या घर की तरफ आ रहा होगा। दोनों ही केस में वो ये बोलेगा मैं चल रहा था, या आ रहा हूं या जा रहा हूं।
लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं उसके फ्रेंड या उसके जान पहचान वाले या नहीं भी जिन्हें जानता है दूसरे पैसेंजर, जब ट्रेन चल रही है तो उन पैसेंजर और वो जो आदमी बैठा हुआ है उनके बीच में डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। इसीलिए जब वो पूछते हैं कि भाई आप बैठे हो, तो क्या कहता है, हाँ भैया बड़ा बढ़िया हो गया, सीट मिल गई, आराम से बैठे। तो यही चीज समझना, यहां पर क्या हो गया, रेस्ट और मोशन कैसे रिलेटेड टर्म, यानी एक को बता रहा है मैं जा रहा हूं या मैं आ रहा हूं, मतलब चल रहा हूं, और दूसरे से बोल रहा है कि मैं बैठा हूं आराम से। तो यही चीज है कि एक ऑब्जेक्ट हम यहां बोल सकते हैं रेस्ट में और मोशन में, दोनों में हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दो लोग बाइक पर जा रहे हैं, बाइक एक ड्राइव कर रहा है, पीछे बैठा है, तो पीछे वाले जो ड्राइव कर रहा है वो बोल रहा है भाई बैठे हो, बोले हाँ आराम से बैठ रहा हूँ। कोई रास्ते में फ्रेंड मिल गया तो बोला भैया मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ, उससे बोला मार्केट जा रहा हूँ, जो चला रहा है उससे क्या बोल रहा है कि मैं आराम से बैठा हूँ। रीजन वही है कि उन दोनों की, जो ड्राइव कर रहा है, ये जो चला रहा है, बाइक चला रहा है, और पीछे बैठा, उन दोनों के जो डिस्टेंस में चेंज आ नहीं रहा है, पर जो रोड साइड पे खड़ा है उसके और जो बाइक पे बैठा उनके बीच में डिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है। तो ये हो गया हमारा रेस्ट और मोशन। दूसरा हो गया, हमें ये समझना है रेस्ट जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। तो ये नहीं बोलेंगे कि हम ये नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि हम किससे कंपेयर करके या किसके रिस्पेक्ट में बात करके उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। तो इससे ये भी पता चला कि एक ऑब्जेक्ट एक टाइम में रेस्ट में मोशन में दोनों में हो सकता है। इतना क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन में है रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसे टर्म्स आते हैं तो उस समय टर्म्स क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, पता नहीं क्या आ गया इसमें, क्या हो गया। देखो रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही है, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो रेक्टिलिनियर मोशन है। लेकिन बात ये आ रहा है कि ये रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, इनमें डिफरेंस की बात क्या करें। कुछ डिफरेंस है तो डिफरेंस समझना। देखो रेक्टिलिनियर मोशन, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। उसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टिलिनियर मोशन। अब क्या होता है, कोई बॉडी, अब बात समझना, मैंने इसमें बोला कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसके मोशन को बोल रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, और कोई बॉडी जा रही है स्ट्रेट लाइन में तो उसके मोशन को बोल रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि मोशन तो दोनों स्ट्रेट लाइन में ही हो रहे हैं। इस तरीके से ये कोई पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन में चला जाए तो इस पार्टिकल जिसका मास m है इसके मोशन को बोल रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब इसी की जगह कोई बॉडी है तो ये बॉडी क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ऐसे हमने बना दिया बहुत सारी ये पार्टिकल, ये इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल। जब ये बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में तो हमने बोला कि ये बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है और सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं। भाई ये ऊपर वाली लाइन ऊपर ऐसे जा रहे हैं सारे पार्टिकल, नीचे वाले इधर जा रहे हैं, तो सब एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल, यानी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के पैरेलल, कुछ ऐसे होंगे एक ही लाइन में होंगे। तो कहने का मतलब जो कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो हम बोलते हैं कि उसके मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी और रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलेटरी में भी ये कॉन्सेप्ट है, कोई पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसको बोल दिया हमने सर्कुलर मोशन। उसके पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, सर्कुलर मोशन। और रोटेटरी मोशन में क्या होगा, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है। अब जैसे हम कहें कोई इस तरीके की ये बड़ा सा ऑर्बिट बना दिया हमने, इसमें कोई किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे हमने रेक्टेंगुलर ही ले लिया या आप सर्कुलर ले लो, ऐसा किसी भी टाइप का ले सकते हो। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है, जब वो गोल गोल घूमेगा तो उसके मोशन को बोलेंगे रोटेटरी मोशन। और जब कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसके मोशन को बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन बहुत आसान है, समझना है आपको। ऑसिलेशन आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। ऑसिलेशन क्या होता है, कोई बच्चा झूला झूल रहा है, कोई बच्चा किसी के घर में कोई घड़ी लगी है, वॉल क्लॉक लगी है, उसमें पेंडुलम इस तरीके से पेंडुलम
यानी कि बच्चा झूला झूल रहा है, उसका मोशन ऑसिलेटरी मोशन। घड़ी में लगा हुआ पेंडुलम, उसका मोशन ऑसिलेटरी मोशन। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो कोई में झूला नहीं है या कोई घड़ी का पेंडुलम नहीं, लेकिन वो अपनी जगह से आगे पीछे मूव कर रहा है इस तरीके से, या अपनी जगह से ऊपर नीचे। ये क्या कहलाता है? टू एंड फ्रो मोशन। अपनी जगह से मीन पोजीशन वाले इससे ऊपर नीचे या आगे पीछे या इस तरीके से अगर मूव करता है तो उसका मोशन कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। अब बात आती है कि वाइब्रेटरी मोशन, वो भी ऐसा ही होता है। वो भी पार्टिकल अपनी जगह से आगे पीछे हो रहा है, या ऊपर नीचे हो रहा है, या इस तरीके से हो रहा है, तो वो भी वाइब्रेटरी मोशन भी लग रहा है। जब हम वाइब्रेटरी मोशन को डिफाइन कर रहे हैं तो लग रहा है ये तो ऑसिलेटरी मोशन जैसा हो गया, उसमें भी तो वैसे ही बता रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो बहुत सिंपल है। क्या होता है, आपका फोन है, आपका फोन वाइब्रेशन पर है, तो आपने देखा होगा जब वो वाइब्रेशन पर होता है, आपने उसको वाइब्रेशन मोड पे करा है, कॉल आया तो वो क्या करेगा? अपनी जगह से बहुत हल्का सा हिलेगा। तो हम क्या बोलते हैं? फोन को वाइब्रेशन पे लगा दिया। अगर आपने फोन रखा होता वो पूरे टेबल पे ऐसे 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 कर रहा होता तो हम नहीं बोलते वाइब्रेटरी मोशन है, तो हम क्या बोलते? ऑसिलेशन कर रहा है। लेकिन वो करता अपनी जगह बहुत कम राइट, बहुत कम लेफ्ट, बहुत कम राइट, ऐसे बहुत तेजी से मूव करता है, तो हमने इसके मोशन क्या बोल दिया? वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। अब जैसे किसी को ठंड लग रही है, ठंड की वजह से वो ऐसे कांप रहा है, तो उसके मोशन क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी बॉडी वाइब्रेट कर रही, कांप। हम नहीं बोलेंगे ऑसिलेट कर रहा है, वो ऑसिलेट ऐसे थोड़ी जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट थोड़ी हो रहा है, वो तो ऐसे कांप रहा है तो थोड़ा ही अपनी जगह से लेफ्ट राइट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मीन पोजीशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा राइट या बहुत ज्यादा लेफ्ट, बहुत ज्यादा अपवर्ड, बहुत ज्यादा डाउनवर्ड, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा बैकवर्ड, अगर ऐसा होता है तो उसके मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन अपनी मीन पोजीशन से अगर थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, इस तरीके से, उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है, मीन पोजीशन से राइट लेफ्ट बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई इस चैप्टर में, जो आगे आती हैं तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में, किसी डेरिवेशन में, तो आप बिना हेजिटेशन के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं उस टॉपिक पर एक अच्छा सा लेक्चर बना दूंगा और वो आपके लिए उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल होगा। तो कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।